स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी मेक जीनियस। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे चैनल पे साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है जो लगभग 25 क्वेश्चनों का एक संग्रह है। आज उसी के सेगमेंट में हमारा यह वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस चैनल पर जो साइंस की जो एक बेहतरीन सीरीज चल रही है, इसको अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में आपको ये पूरी सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हम बारी बारी से 2 वीडियो फिजिक्स का, फिर 2 केमिस्ट्री का, 2 फिर बायो का वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते आ रहे हैं। आज उसी के सेगमेंट में आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड तीसरा पार्ट लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वह है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसका जवाब है हमारा तंत्रिका तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र द्वारा। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर में नियमन और नियंत्रण किस तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जवाब है हमारा तंत्रिका तंत्र द्वारा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है तो अमाशय में, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। जो हमारा पाचन होता है, जैसे कि हम जैसे ही खाना शुरू करते हैं तो एक चीज हम आपको बता दें कि खाना जैसे ही हम मुंह में रखते हैं वैसे ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ना कि वह पेट में जाने के बाद शुरू होती है। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जैसे ही हम मुंह का कोई भी निवाला अपने मुंह में रखते हैं तभी से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो हमारा जो प्रश्न है कि पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो इसका जवाब है हमारा मुख से। जैसे ही हम कोई भी निवाला अपने मुख में रखते हैं वैसे ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ पे होता है। जो हमारा यह प्रश्न है कि पाचन के बाद जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, तो इसका जवाब है हमारा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में, ठीक है। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। इसी के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी है यकृत, ठीक है, यकृत, जिसे अंग्रेजी में हम लीवर कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि हमारी कौन सी है, तो यह है यकृत, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है, ठीक है। मनुष्य में जो वृक्क की संख्या होती है वह कितनी होती है। मनुष्य में हम आपको बता दें कि मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा 2। इसको आप ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वह अपने शरीर से कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है। अब ऐसा नहीं कि अगर हम पूरे दिन में अगर एक भी ग्लास पानी ना पिए तो मूत्र का जो उत्सर्जन होगा वो बॉडी से कम ही होगा। लेकिन एक सामान्य अवस्था में अगर एक मनुष्य है और तो वह एक 24 घंटे के अंतराल में, 24 घंटे के भीतर वह कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, तो इसका जवाब है हमारा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 24 घंटे के भीतर एक स्वस्थ मनुष्य जो है लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं। जो मानव शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जवाब है हमारा 206, ठीक है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब बच्चे को जन्म होता है तब उस समय हड्डियों की संख्या कुछ होती है, लेकिन जब आदमी मैच्योर होता है या जब आदमी बड़ा हो जाता है तो मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है वह बचती है 206, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। इसके बाद खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो हमारी खोपड़ी होती है, जो मानव का जो खोपड़ी होती है, उसमें हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हड्डियों की संख्या हमारी 8 होती है। इसका जवाब हमारा हो गया कि इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तरह के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206, और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 8, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी हड्डी, जो पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी है, वह कहाँ पाई जाती है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, शायद आपको इसका जवाब पता हो, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान में पाई जाती है और उसका नाम है हमारा स्टेप्सीज, ठीक है। स्टेप्सीज कहाँ पाई जाती है,
कान में। ठीक है, एक बार हम इस प्रश्न को आपको फिर से दोहरा के बता दें ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। इसका जवाब है हमारा वह कान में पाई जाती है और उसका नाम है हमारा स्टेप्सिस। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बॉडी में हार्मोन होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि बॉडी में हार्मोन होता है, हार्मोन चेंजेस होता रहता है। इसकी वजह से एक सामान्य बालक वयस्क होता है, वयस्क के बाद जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं वो हार्मोन की वजह से ही होती हैं। तो हार्मोन का पूरी बॉडी में सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना ही हार्मोन का कार्य होता है। इसका जवाब हो गया सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है वह सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना ही इसका प्रमुख कार्य होता है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, ग्रंथियों के बारे में आपको पता होगा। अगर ना पता हो तो इस चैनल पे आप साइंस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको जाके एक बार जरूर देखें। तो पीयूष ग्रंथि को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसका जवाब है हमारा मास्टर ग्लैंड ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को किस और नाम से जाना जाता है? वह है हमारा मास्टर ग्लैंड ग्रंथि। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा मास्टर ग्लैंड हो गया। अब इसी के साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इसी से मिलता जुलता है कि मेडुला ग्रंथि का कार्य क्या होता है। जो हमारे बॉडी में मेडुला ग्रंथि पाई जाती है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है? तो मेडुला ग्रंथि का जो कार्य होता है वह रक्तचाप को नियंत्रण करता है। रक्तचाप। ठीक है, मेडुला ग्रंथि का कार्य क्या होता है? रक्तचाप का इसका कार्य होता है। अब इंसुलिन का स्त्राव कहां पे होता है? जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का स्त्राव कहां पे होता है? तो इसका जवाब है हमारा अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का स्त्राव कहां पे होता है? अग्नाशय। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन का स्त्राव कहां पे होता है? अग्नाशय में होता है। अब इसके साथ ही साथ हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, यह होता है हमारा थायरॉक्सिन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि थायरॉक्सिन ही पूरे बॉडी के वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हमारी एक ऐसी ग्रंथि है, ऐसा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि एवं उपापचय के नियंत्रण को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है कहलाता है। ठीक है, आपको हमने दो तरह के बीज बताए, आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी। ठीक है, उसी से संबंधित इसके पिछले वीडियोज में हमने आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको समझाया। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार जाके आप देखें, आपको अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी क्या होता है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे भी आपको बता दें कि इस प्रश्न को आप समझिए कि ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है क्या कहलाता है? अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। ठीक है, अब हम आपको एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर दें, अनावृत और आवृत बीजी का जिसका भी बीज क्या है, अगर कवर्ड होता है, ढका होता है, तो उसको हम आवृत्ति बीजी कहते हैं। और जिसका अनकवर्ड होता है, जो ढका नहीं रहता है, उसको हम अनावृत्ति बीजी कहते हैं। इन शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। अब साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो हमारा साग सब्जी का अध्ययन होता है इसको हम कहते हैं ऑलेरीकल्चर। साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑलेरीकल्चर। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टमाटर का रंग। ठीक है, टमाटर का रंग लाल किस वजह से हो जाता है? जो हमारा टमाटर होता है वह पकने के बाद लाल कलर का क्यों हो जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह किस वजह से लाल होता है हम आपको बता दें कि उसमें लाइकोपेन पाया जाता है। लाइकोपेन। ठीक है, टमाटर का रंग पकने पर किसकी वजह से लाल हो जाता है? इसका जवाब है हमारा लाइकोपेन की वजह से। अब संसार का सबसे बड़ा पक्षी, यह बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वह है हमारा शुतुरमुर्ग। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि शरीर में सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, शरीर में जो सबसे कठोर तत्व होता है वह दांतों के ऊपर उसकी एक परत चढ़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इसका जवाब है हमारा, उसको हम एनामिल कहते हैं। एनामिल। एनामिल की ही वजह से हमारे दांत बहुत अत्यधिक कठोर होते हैं और जब हमारे एनामिल उस पे से उसकी परत कमजोर होने लगती है तभी हमारे दांत
टूटना शुरू होते हैं। ठीक है, शरीर में सबसे कठोरता तो दांतों के ऊपर होता है, उसको हम एनामेल कहते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है। मनुष्य का जो हार्ट होता है वह कितने कोष्ठ में होता है, कितने पार्ट में वह बटा होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी चाहिए कि मनुष्य का हृदय हमारा 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठी। ठीक है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से शरीर को क्या मिलता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना जल उपस्थित होता है। एक मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर उसमें होता है, कितना जल उसमें होता है, तो इसका जवाब है हमारा 65% से लेकर 80% तक एक ह्यूमन बॉडी में जल होता है। मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है, तो 65 से 80% के बीच में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, वह थायरॉक्सिन है। उसी से संबंधित यह जो हमारा पॉइंट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, यह बहुत ही ईजी है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसके अंदर हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही साथ हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। एक केल्विन जो होता है, जो मात्रक होता है ताप का, उसमें मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह कितना होता है, तो इसका जवाब है हमारा 310 के। ठीक है, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310। तो उम्मीद है कि आप पूरा छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने टॉप 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। इस पूरे वीडियो में अगर जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।